दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, द गार्डन पोएम हमने खत्म करी, फिनिश करी। अब हम उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि मेरे नोट्स जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ लिंक डाल दूंगा। प्लस आप अपनी तरफ से दिमाग लगाना इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। वैसे तो मैं नोट्स अपनी तरफ से आपकी गाइडेंस के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग उसमें अपनी तरफ से ऐड कर सको। कंप्लीट उसे ना मानो, उसमें और जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो ऐड करो। जैसे समरी ऐड करो, और कोई फिगर ऑफ स्पीच जो मुझसे छूट गई उसे ऐड कर दो, है ना? ऐसी चीज़ें ऐड करते रहा करो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती है फिर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन। एंड्रू मार्वल फेमस मेटाफिजिकल पोएट हैं। मेटाफिजिकल क्या होता है आज मैं इसमें बताऊंगा आपको, है ना? तो फेमस मेटाफिजिकल पोएट है 17th सेंचुरी के, और उन्होंने कई सारी पॉपुलर पोएम्स लिखी है, जिनमें से एक पॉपुलर पोएम है द गार्डन, जो भी 1650 के बाद में लिखी गई है। यानी बेसिकली देखा जाए जो 1648 टू 1660 का जो पीरियड था ना, वो बताया था मैंने, इंटररेग्नम बोलते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड बोलते हैं उसको, ठीक है? उस वाले पीरियड में। और ये पर ये पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश इनकी डेथ के बाद में हुई थी, पोस्टह्यूमसली, मतलब आफ्टर डेथ। डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी 1681 में। बहुत ही ब्यूटीफुल और सेंसियस पोएम है ये। सेंट्रल आइडिया बताते हैं कि मेन आइडिया पोएम का ये है कि नेचर जो है ना, बेसिकली क्रिएट पोएटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव एबिलिटीज को कैसे इवोक करता है। क्योंकि देखो, हमने पूरी पोएम पढ़ी, वो नेचर की तरफ भाग रहा है शांति प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना? कि भाई दुनिया में बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, बहुत ज्यादा रश है, बेसिकली कहीं शांति नहीं है दुनिया में, और दुनिया में कोई भोलापन भी, नेचर बहुत भोला भी है, इनोसेंस भी है, इनोसेंट भी है नेचर। तो वो नेचर की तरफ भाग रहा है शांति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो क्या है, एक पोएट भी है। राइटर क्या है? एक, मतलब बेसिकली जो ये बोल रहा है वो एक पोएट है, राइटर है। तो वो व्यक्ति जो नेचर की तरफ भाग रहा है वहां सुकून प्राप्त करने के लिए, तो वहां सुकून प्राप्त करके वो करेगा क्या? वो क्या करेगा? वो पोएट्री लिखेगा, ठीक है? वो क्या करेगा? पोएट्री लिखेगा। तो वो नेचर में पहुंच के एक तरह से उसको अपनी पोएटिक इमेजिनेशन या क्रिएटिव एबिलिटीज ये एनहांस होंगी। तो मेन आइडिया जो पोएम का है वो एक ये भी है बेसिकली कि भाई पोएट नेचर की तरफ भाग रहा है वहां शांति प्राप्त करने के लिए, और शांति के साथ में वो अपनी पोएटिक एबिलिटीज को और निखारेगा। उसका दिमाग बहुत फास्ट चलेगा, वो अलग अलग चीजों को कंपेयर करेगा, नए नए थॉट्स आएंगे। जो हमने पूरी पोएम में समझे थे ना कि किस तरीके से नेचर से उसके नए नए थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, वो चीज उसकी पोएटिक एबिलिटीज को बढ़ाएगी। क्योंकि वर्ल्ड बहुत डिस्टर्बिंग है, पोएट को वहां पे शांति नहीं मिल रही है, सोलेस नहीं मिल रही है, तो वो एटर्नल पीस की खोज में नेचर की तरफ आता है कि मुझे वो हमेशा टिकने वाली शांति चाहिए। तो उसे नेचर में मिलती है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड में नहीं प्राप्त हो रही है, ठीक है? तो इससे उसको एक्चुअल में स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी मिल रहा है, मतलब एक तरीके से आध्यात्मिक मतलब संतुष्टि भी मिल रही है। क्योंकि वो देखो कुछ एग्जाम्पल भी देता है अध्यात्म से संबंधित, जैसे एडम और ईव के। क्योंकि और एक तरीके से वो बोलता है कि मेरी सोल है वो लंबी यात्रा पे जाना चाहती है, तो वो ये इशारे हैं एक तरीके से कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के, आध्यात्मिक परिपूर्णता के या फिर संतुष्टि के। ये सेंट्रल आइडिया हो गया। थीम्स, थीम्स कौन कौन सी हैं? नेचर की ब्यूटी का उसने काफी बखान किया है। वैसे पोयम नेचर पे सेंटर्ड नहीं है, मतलब नेचर की ब्यूटी, सुंदरता पे वो सेंटर्ड नहीं है पोयम, मेन पर्पस वो नहीं है पोयम का, ठीक है, कि ब्यूटी को डिस्क्राइब करे। परंतु पोयम में गार्डन है और मेन टाइटल ही गार्डन है, और तो उसमें नेचर की ब्यूटी तो साफ साफ दिखाई है। मार्वल ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। पूरा जो फिफ्थ स्टेंजा है ना, 5वें नंबर का स्टेंजा, वो तो पूरा पूरा बहुत शानदार इमेजरी से भरा हुआ है। जैसे व्हाट वंडरस लाइफ इन दिस आई लीड, राइप एप्पल्स बोलते हैं ना, पके हुए एप्पल्स मेरे सिर पे गिर रहे हैं, क्या बेल छा रही है, उनके गुच्छे मेरे मुंह में जा रहे हैं, नेक्ट्रीन और क्यूरियस के फल पीच के फल मेरे हाथों में आ रहे हैं, मैं मेलिन्स पे टकरा के गिर रहा हूँ, और फूल मेरे पैरों को जकड़ रहे हैं जैसे ही मैं घास पे गिर, और फिर मैं घास पे गिर जाता हूँ जकड़ के, मतलब। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था नेचर का डिस्क्रिप्शन का, ठीक है? पोएटिक इमेजिनेशन की थीम तो है ही कि पोएट को वर्ल्ड बहुत ज्यादा बिजी लग रहा है, सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, और उसको वहां पे शांति नहीं मिल रही है, सोलेस नहीं मिल रही है। तो वो नेचर की तरफ भागता है जहां पर उसे पोएटिक इमेजिनेशन मिल सके, वहां पर शांति मिलेगी उसको। ये पीस उसको वहां नहीं मिल रही, कहाँ पे? फिजिकल वर्ल्ड में पीस नहीं मिल रही है उसको, ठीक है? तो वो नेचर की तरफ भागता है पीस के लिए। और फिर ये जो नेचर है वो एक्चुअल में बेसिकली इसको क्या करता है? इसको पीस देता है, और नेचर इनोसेंट भी है, इनोसेंस भी प्रदान करता है। तो सोसाइटी ये सब चीजें मतलब नहीं समझती है, वो नेचर को इतना इंपॉर्टेंस देती नहीं है। वो नेचर में प्राप्त होने वाली सोलिट्यूड, जो एकांत है, उसको भी इतना भाव नहीं देती, उतना भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। उसको लगता है ये सब बकवास है, मतलब सोसाइटी तो अपने पैसे धन दौलत के पीछे भागी हुई है। तो वो लिखता भी है कि सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डेलिसियस सोलिट्यूड, कि सोसाइटी तो भाई बहुत ज्यादा रूड है इस सोलिट्यूड के प्रति। कौन से सोलिट्यूड के प्रति? जो नेचर से प्राप्त, मतलब नेचर में एकांत में रह के जो
आप फील करते हो, एकांत में जो समय व्यतीत करते हो ना, उसके प्रति सोसाइटी बहुत ज्यादा रूड है, उसको मतलब कोई मतलब ही नहीं है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करती, उस चीज की नेचर में कितनी असीम शांति प्राप्त होती है। तो नेचुरल अबंडेंस यानी जो प्राकृतिक जो परिपूर्णता है ना इतनी सारी, बहुत ज्यादा मतलब नेचर में, उस नेचर के बीच में जाके उसको जो इतने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, फल फ्रूट सब दिख रहे हैं मतलब टोटल, और उसमें पोएट की जो सोल है ना, वो उसमें से एक तरह से उसको ऐसा फील होता है कि मेरे से निकल के बाहर आ गई है, और वो एक्चुअली अलग अलग टहनियों पे जा रही है, उछल कूद कर रही है, पक्षी की तरह गा रही है, वो एक सब पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। तो ये क्या है, उसकी सोल निकल के बाहर आ गई, मतलब कहने का मतलब उसका पूरा माइंड ओपन हो गया है, और अब उसको बहुत नई नई चीजें नजर आ रही है, नए नए दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो उसका माइंड ज्यादा अच्छी तरह वर्क कर रहा है, उसको पोइट्री लिखने के नए नए रास्ते नजर आ रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। उसको वो एटर्नल पीस फील हो रही है गार्डन में, वो शांति फील हो रही है, जो कि पोएटिक इमेजिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो समझ गए, एक ही चीज हो गई थीम। एक स्पिरिचुअलिटी की थीम है कि पोएट ने कंपेयर भी किया है गार्डन को, जिसमें वो समय व्यतीत कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, द गार्डन ऑफ ईडन से कंपेयर किया है। उसकी जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक तरीके से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के जैसे हैं, कि भाई नेचर के बीच में उसको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिल रहा है, मुझे मेरा आध्यात्मिक एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। वो सोचता है कि ये गार्डन जो है ना, ये गार्डन ऑफ ईडन की बराबर ही है, और अगर यहाँ कोई एकांत में समय व्यतीत करे ना, तो उसको और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी के साथ की, वो नेचर के साथ में एकांत में अपना समय व्यतीत कर पाएगा और अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी है, बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे एलिट्रेशन, व्हाट, वंडरस, वॉक्ड विदाउट, सच, स्वीट, है ना, व व सा, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो यहाँ एलिट्रेशन हो गया है, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स, दीज, देयर, है ना, थर्ड स्टेंजा में रिपीटेशन हो रहा है, द। कॉन्सोनेंस, एक कॉन्सोनेंस ये होता है कि भाई वर्ड के स्टार्टिंग में मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आए, जैसे द और द एक कॉन्सोनेंट साउंड है, परंतु तुरंत बाद में वोवल साउंड बदल जाए, दीज, दी, ई, और देयर, दे, ए, यानी ई और ए, तो वोवल साउंड बदल गई, इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंस है। पन, वाइन और वाइन, पांचवें स्टेंजा में ये पन इस्तेमाल हुआ है। पन कैसी फिगर ऑफ स्पीच होती है कि सेम साउंड आ रही है बोलने में, दो शब्दों में, परंतु अर्थ बिल्कुल अलग है दोनों का। वाइन ये बेल है और वाइन ये शराब है, ठीक है, ये पन हो गया। मेटाफर, सेकंड लाइन, पोएम की सेकंड लाइन में पाम, ओक और बेज, ये मेटाफर हैं अवार्ड्स के लिए, जैसे कि बेसिकली कई सारे अवार्ड्स हैं ना, पाम फॉर मिलिट्री सर्विस, है ना, ओक फॉर पॉलिटिकल, एंड बेज या लॉरेल फॉर पोएटिक इमेजिन, पोएट्री या फिर आर्टिस्टिक एबिलिटीज के लिए। ये मेटाफर हो गए इन अवार्ड्स के लिए ना। सिमिलरली लास्ट स्टेंजा में जो गार्डनर वर्ड यूज किया गया है ना, वो गॉड के लिए इस्तेमाल किया गया, ये भी एक मेटाफर है गॉड के लिए, ठीक है। सिमिली, जैसे द माइंड दैट ओशियन, माइंड को कंपेयर किया गया था ओशियन से, है ना, ये सिमिली हो गई एक तो। और एक सिमिली और इस्तेमाल की थी, सोल, आत्मा को कंपेयर किया गया बर्ड से, ठीक है। सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस ये है कि सिमिली में लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कंपैरिजन शो करते हैं, और मेटाफर में ये लाइक एज जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि जिन दो चीजों में कंपेयर हो रहे होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल गार्डनर और गॉड, गार्डनर और गॉड को कंपेयर किया जा रहा है, तो उन्होंने गॉड, एक्चुअली गॉड को गार्डनर बोल दिया है सीधा सीधा, उसको कंपेयर किया, उसको सीधा बोल दिया गार्डनर है, गॉड तो गार्डनर है, मतलब गॉड वर्ड ही इस्तेमाल नहीं किया, सीधा बोल दिया गार्डनर। तो मेटाफर में क्या होता है, जिसको मतलब जैसे गॉड को गार्डनर से कंपेयर किया जा रहा है, तो गॉड को रिप्लेस कर दिया है, गार्डनर वर्ड यूज कर लिया है। यानी कि अब सिंपली में तो क्या होता है, जैसे दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, तो उनके बीच में लाइक, सोल लाइक बर्ड ऐसे लिखा जाएगा, सोल लाइक बर्ड मतलब सोल बर्ड के जैसे, है ना, तो वो कंपेयर साफ साफ दिख जाता है कि सोल को कंपेयर किया जा रहा है बर्ड से। परंतु मेटाफर में कंपैरिजन छुप जाता है उसमें, क्योंकि एक जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना, जिसको, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे बेसिकली गॉड को कंपेयर किया जा रहा है गार्डनर से, तो गॉड को रिप्लेस कर देंगे, गार्डनर शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए कंपैरिजन डायरेक्टली दिखता नहीं है अपन को, वो छुप जाता है, परंतु कंपैरिजन तो हो रहा होता है। तो ये मेटाफर होता है, और सिमिली समझ में आई गया वो, लाइक या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पर्सोनिफिकेशन, जब नॉन लिविंग थिंग में हम इंसानी गुण डाल दें, जैसे फेयर क्वाइट, जिसको पीस के लिए फेयर क्वाइट इस्तेमाल किया गया है, और एक इनोसेंस, तो पीस और इनोसेंस दोनों नॉन लिविंग थिंग है, इनको इंसान की तरह ट्रीट किया गया है, दोनों को सिस्टर्स बताया गया है, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया कि जब नॉन लिविंग थिंग को हम इंसान की तरह मान के चलें, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इमेजरी, बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी इस्तेमाल की, जैसे फिफ्थ स्टैंजा में हमने पहले बात करी, बहुत सारे फ्रूट्स और वो सब बताए गए हैं, पेड़ पौधे कितने ज्यादा मतलब फूल पत्ती आ रहे हैं, पेड़ पौधे मतलब फ्रूट्स आ रहे हैं, बिल्कुल सिर पे ही गिर रहे हैं, कोई हाथ में आ रहा है, कोई मुंह पे पहुंच रहा है पोएट के, तो बहुत बढ़िया पिक्टोरियल क्वालिटी शो की गई है।
और जिससे मतलब बहुत सेंसुअसनेस भी जाग जाती है मन में, सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। ऐसी इमेजरी है। इमेजरी, नॉर्मल इमेजरी के अलावा एक कलर इमेजरी भी इस्तेमाल की गई है पोएम के अंदर। जैसे नो नो व्हाइट नॉर रेड वाज एवर सीन सो एमेरो सेज दिस लवली ग्रीन। तो ये व्हाइट, रेड और ग्रीन तीन कलर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनके तीनों के अलग अलग मीनिंग है। इसे कलर इमेजरी कहते हैं। जैसे व्हाइट और रेड जो है ना, ग्रीन, तीन सिंबल्स हो गए डिफरेंट, जो कि व्हाइट और रेड तो इस्तेमाल किया गया है फिजिकल ब्यूटी या फिर लव के लिए, और ग्रीन यूज हो रहा है नेचर के लिए। ठीक है। सेंसुअसनेस, जो इंद्रियों को महसूस हो सके बहुत ढंग से। पोएम में सेंसुअसनेस बहुत है, जैसे कीट्स की पोएट्री में इस्तेमाल होती थी ना, वैसे ही मार्वल ने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है कि नेचर की नेचर कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है, कितने फ्रूट्स आ रहे हैं, कितने फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, है ना। जैसे वही एग्जांपल, वही स्टेंजा, राइप एप्पल्स वाला, वही वाला स्टेंजा सेम। तो ये सेंसुअसनेस को शो कर रहा है कि आपको महसूस हो रहा है, कि आपको महसूस कर सकते हो कि वाह कैसे, मतलब आप नाक से सूंघ सकते हो, सब फील करोगे कि फ्रूट है आपकी चारों तरफ, आपको फ्लावर्स उग रहे हैं, आपको ऐसे महसूस होगा कि आप उस गार्डन में पहुंच गए हो और वहां पे अब आपको बहुत सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स सब दिखाई दे रहे हैं, कोई आपके टच हो रहा है, कोई आपके हाथों में ही पहुंच रहा है। ये सेंसुअसनेस होती है। अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएम, ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, बहुत बढ़िया। अब मेटाफिजिकल पोएम होती क्या है, देखो। मेटाफिजिकल जो है ना, वो टर्म बनी है दो टर्मों को जोड़ के, एक्चुअली मेटा और फिजिक्स, है ना। तो मेटा मतलब बियॉन्ड, किसी के परे, और फिजिक्स मतलब भौतिक संसार के परे, यानी भौतिक संसार से परे जो थीम्स होती है ना, उनसे डील करने वाली पोएम मेटाफिजिकल कहलाती है। अक्सर मेटाफिजिकल पोएम में आपको स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक मतलब आध्यात्मिकता, ये मिलेगी, है ना। साथ में आपको लव की भी थीम मिलेगी, पर लव ऐसा नहीं होगा, फिजिकल लव नहीं होगा, आत्मीय लव होगा, प्लेटोनिक लव होगा, उसे बोलते हैं प्लेटोनिक लव। वो मिलेगा, आत्मीय लव मिलेगा, ना कि फिजिकल लव, शारीरिक लव नहीं मिलेगा। प्लस स्पिरिचुअलिटी लव होगा, प्लस उसमें है ना ऐसी ऐसी चीजें होंगी, देखो क्या, उसमें पोएट अपना विट यानी दिमाग इतना गजब का इस्तेमाल करेगा कि वो ऐसे सिमिली और ऐसे मेटाफर सामने रखेगा आपके, जो ऐसी चीजों के बीच में जिनको आप नॉर्मली तुलना ही नहीं कर सकते। अब कौन सोच सकता है कि माइंड और ओशियन, इनकी कोई तुलना हो सकती है? आप सोचेंगे ओशियन तो महासागर है, माइंड दिमाग है, इनका क्या कंपैरिजन होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट है। परंतु उसने कंपैरिजन करके दिखाया है, ऐसी सिमिली बनाई है। इसी तरीके से आप सोचेंगे आत्मा, सोल और बर्ड, इसमें क्या तुलना हो सकती है, परंतु उसने तुलना करी है और जस्टिफाई करी है, मतलब सही ठहराई है अपनी तुलना को। तो ये ऐसे दिमाग लगे, विट का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है, माइंड का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है, और ऐसी चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है जो आम सिचुएशन में हमको कंपैरिजन करने लायक लगती ही नहीं है। फिर इसकी पोएट्री में, मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री में पन का इस्तेमाल भी होता है, अपने भी हुआ है इसमें, वाइन और वाइन, ठीक है, पन का इस्तेमाल भी हुआ है। प्लस ऐसी ऐसी लाइंस होंगी पोएट्री में जो एम्बिगुअस होंगी, जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होंगे, कोई एक अर्थ नहीं निकलेगा। मैंने कई ऐसी लाइन बताई आपको जिनका अर्थ कई हो सकता है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में ये सब चीजें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी, प्लेटोनिक लव, है ना। ऐसी सिमिलर मेटाफर जो नॉर्मल केसेस में, मतलब जिन चीजों में कंपैरिजन नहीं हो सकता, पन इस्तेमाल होता है, एम्बिग्युइटी होती है, बहुत ज्यादा मीनिंग निकलते हैं अलग अलग, और टफ होती है समझने में, इतना इजी नहीं होती है, बहुत दिमाग से लिखी गई पोएम है, दिमाग चाहिए समझने के लिए। तो मेटाफिजिकल पोएट्री इस तरह की होती है। ठीक है, अब समझ पाए होंगे आप कि कैसी है मेटाफिजिकल पोएम। इस पोएम के अंदर बिब्लिकल और हेलेनिस्टिक एलिमेंट मिलेंगे। बिब्लिकल मतलब जो बाइबल से उठाया गया है, किससे, बाइबल जो धार्मिक ग्रंथ है उससे उठाया गया, और हेलेनिस्टिक का मतलब ग्रीक माइथोलॉजी से जो उठाया गया है वो। ठीक है। तो पोएम में मिथ्स और स्टोरीज हैं जो बाइबल और ग्रीक माइथोलॉजी से उठाए गए हैं, जैसे कि स्टोरी है एडम और ईव की, जो कि बाइबल में है, ठीक है। और अपोलो और डेफने की स्टोरी, और पेन और सिरिंग्स की स्टोरी, ये है ग्रीक माइथोलॉजी में। अपोलो डेफने के पीछे भागने लग जाता है, और पेन सिरिंग्स के पीछे भागने लग जाता है। ये स्टोरी सुनाई थी मैंने समझाते वक्त पोएम। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी में है। तो ये दोनों फीचर्स हैं, ये साफ दिखाते हैं कि भाई पोएम के अंदर बाइबल और ग्रीक माइथोलॉजी दोनों से चीजें उठाई गई हैं। तो ये बिब्लिकल भी है और हेलेनिस्टिक एलिमेंट भी है इसमें, समझ गए। स्ट्रक्चर और राइम स्कीम, पोएम का स्ट्रक्चर 9 स्टेंजा है इसमें, और हर स्टेंजा में 8 लाइन है ना। और राइम स्कीम ए बी है, देखो 9 स्टेंजा है अपनी पोएम में, हर देखो ऐसे 9 स्टेंजा है, ये 8 लाइन का एक स्टेंजा है, ये वाला 8 लाइन, इसमें 4 और 4 8 लाइन है, ऐसे 8 लाइन के पूरे 9 स्टेंजा अपने पास में, ठीक है। और राइम स्कीम क्या है, ए बी कैसे होती है राइम स्कीम, मैं मिटा देता हूँ एक बार, सब कुछ इतना सारा कचरा पक गया इसमें, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, हम राइम स्कीम एंड तुकबंदी, हर लाइन का आखिरी शब्द देखेंगे केवल, ठीक है। इसमें है अमेज, इसको हम दे देंगे ए। ये है बेज, अमेज बेज, क्या दोनों की तुकबंदी बैठ रही है, बिल्कुल बैठ रही है, अमेज बेज, यानी जो बोलने में राइम करे, इसको भी हम देंगे ए। सी,
क्या सी की तुकबंदी इधर बैठ रही है? अमेज, बेज, सी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट। तो इसको देंगे बी, क्योंकि इनको ए दे दिया तो अब नेक्स्ट अल्फाबेट देंगे इसको, अगला अल्फाबेट जो आता है एबीसीडी में वो बी। अब ट्री, ट्री की कहीं तुकबंदी बैठ रही है? हाँ, सी ट्री, तो इसको भी देंगे बी। ऐसे शेड, शेड के ऊपर कहीं बैठ रही है? नहीं बैठ रही, तो अलग, अब सेपरेट, सी। अपब्रेड, शेड अपब्रेड, तो इसको भी सी देंगे। क्लोज, क्लोज के ऊपर कहीं बैठ रही है? नहीं बैठ रही, इसको देंगे डी। रिपोज, रिपोज एंड क्लोज, इसको भी डी। तो ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ये राइम स्कीम इस्तेमाल हुई है सारे स्टेंजा में, यही फॉलो होती है। ठीक है, तो आप पूरी लिख के सिर्फ इतना लिख सकते हो, इसमें ए ए, बी बी, सी सी, डी डी वाली राइम स्कीम इस्तेमाल हुई है। तो समझ गए? तो ये अपनी राइम स्कीम हो गई। इसमें मैंने ए बी बी ओनली इतना ही लिख दिया, परंतु आप इतना लिखना सी सी डी डी तक। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मैसेज करके। बाकी आपको नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।